गांव रूपनगर अपनी हरियाली और ईमानदार लोगों के लिए मशहूर था। लेकिन हर जगह एक अपवाद जरूर होता है और इस गांव में वह अपवाद था भगत राम। भगत राम का लालच मशहूर था। उसने हमेशा पैसा कमाने के शॉर्टकट खोजे, बिना ये देखे कि उससे किसी का नुकसान हो रहा है या नहीं। भगत राम, तुम हमेशा पैसा कमाने की नई तरकीबें सोचते रहते हो, है ना? अरे साहूकार जी, पैसा तो भगवान होता है और मैं तो बस उसकी पूजा करता हूँ। तो फिर एक शानदार मौका दूं तुम्हें। बिल्कुल, मौका तो ऐसा होना चाहिए कि सोने की बारिश हो जाए। अच्छा, तो एक सौदा करते हैं। मैं तुम्हें 1 किलो सोना दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपना घर और खेत मेरे नाम करने होंगे। भगत राम कुछ देर सोचने लगा। 1 किलो सोना? पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं था जिसके पास इतना सोना हो। उसने तुरंत हामी भर दी। सोने का चमकता हुआ टुकड़ा हाथ में आते ही भगत राम खुशी से झूम उठा। लेकिन जैसे ही वह बाजार गया, उसे पता चला कि वह सोना नकली था। ये क्या मजाक है साहूकार, तुमने मुझे धोखा दिया। अरे भगत राम, तुमने कभी पूछा था कि सोना असली है या नकली? तुम तो बस लालच में ही भागे जा रहे थे। भगत राम के होश उड़ गए। उसने अपने घर और खेत गवा दिए थे और बदले में सिर्फ एक बेकार टुकड़ा मिला था। भगत राम ने अपने लालच में अपना सब कुछ खो दिया था। अब उसके पास न घर था, न खेत और न ही पैसा। वह गांव के चौपाल पर बैठा था। गांव के लोग उसे देखकर हंस रहे थे। अरे भगत राम, सोने का पहाड़ बनाने चले थे और खुद ही मिट्टी में मिल गए। हंस लो जितना हंसना है, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। भगत राम जानता था कि अगर उसे अपना घर और खेत वापस चाहिए तो उसे भी चालाकी दिखानी होगी। उसने ठान लिया कि वह माधो प्रसाद को उसी के जाल में फंसाएगा। भगत राम को पता चला कि माधो प्रसाद की सबसे बड़ी कमजोरी थी पुरानी और अनोखी चीजों का शौक। वह पुराने सिक्के, दुर्लभ पत्थर और बेशकीमती सामान इकट्ठा करता था। भगत राम ने एक चाल चली। उसने गांव में यह अफवाह फैला दी कि उसके पास एक ऐसा पत्थर है जो चांदी को सोने में बदल सकता है। जब यह खबर माधो प्रसाद तक पहुंची तो वह फौरन भगत राम के पास आया। भगत राम, सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई पत्थर है? हाँ साहूकार जी, लेकिन यह कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये जिसे भी छूता है वह चीज सोने में बदल जाती है। क्या तुम मुझे इसे बेचोगे? बिल्कुल, लेकिन यह बहुत अनमोल चीज है। इसके बदले मुझे अपना घर और खेत वापस चाहिए। लालची माधो प्रसाद ने बिना कुछ सोचे समझे सौदा कर लिया और भगत राम को उसका घर और खेत लौटा दिया। खुशी से झूमते हुए उसने वह पत्थर लिया और तुरंत चांदी की एक अंगूठी पर घिसा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये क्या मजाक है? ये तो साधारण पत्थर है। साहूकार जी, आपने कभी पूछा था कि यह सच में जादुई पत्थर है या नहीं? आप तो बस लालच में ही भागे जा रहे थे। माधो प्रसाद अपना सिर पकड़कर बैठ गया। भगत राम ने अपने लालच की कीमत चुकाई थी, लेकिन अब उसने अपनी होशियारी से सब वापस पा लिया था। भगत राम ने चालाकी से अपना घर और खेत वापस तो ले लिया, लेकिन भगत राम ये जानता था कि माधो प्रसाद इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उस रात माधो प्रसाद अपने बड़े हवेली के आंगन में टहल रहा था। उसका मुंह गुस्से से लाल था। भगत राम, तूने मुझे मूर्ख बना दिया, लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। माधो प्रसाद ने अपनी साजिश बुननी शुरू कर दी। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई कि भगत राम ने माधो प्रसाद को धोखा दिया है। माधो प्रसाद ने सभी गांव वालों को चौपाल पर बुला लिया। गांव वालों, मैं गांव का सबसे बड़ा साहूकार हूँ। मैंने हमेशा सबकी मदद की है, लेकिन भगत राम ने मुझे बेवकूफ बना दिया। सोचो, अगर वह मुझे धोखा दे सकता है तो किसी और को भी दे सकता है। गांव के कुछ लोग उसकी बातों से सहमत दिखे। साहूकार जी, अगर मैं इतना ही धोखेबाज हूँ तो आपने खुद अपना घर और खेत मुझे क्यों दिए? क्योंकि तूने मुझे बेवकूफ बनाया। तो फिर आप भी उतने ही लालची निकले जितना मैं था। जब मैं लालच में पड़ा तो मेरा सब कुछ चला गया। जब आप लालच में पड़े तो आपका भी नुकसान हुआ। गांव वालों ने सोचा, भगत राम सही तो कह रहा था। माधो प्रसाद ने गुस्से में भगत राम की तरफ देखा। माधो प्रसाद मन में सोचते हुए, भगत राम, तेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। माधो प्रसाद अपनी हार को स्वीकार करने वाला इंसान नहीं था। उसने भगत राम से अपना बदला लेने के लिए एक नई चाल सोची। गांव में एक मशहूर तांत्रिक आया था जिसका नाम था
गुरु कैलाशानंद। वह लोगों को तंत्र मंत्र से प्रभावित करता और कहानियां बनाकर पैसे ऐंठता। माधो प्रसाद को एक खुराफाती योजना सूझी। गुरुजी, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। बस भगत राम को ऐसा सबक सिखाइए कि वह जीवन भर याद रखे। तुम चिंता मत करो साहूकार जी, बस गांव में यह खबर फैलवा दो कि भगत राम के घर में एक गुप्त खजाना दबा हुआ है। माधो प्रसाद को यह आइडिया पसंद आया। उसने गांव में अफवाह फैलवा दी कि भगत राम के घर के नीचे एक रहस्यमयी खजाना छिपा है, जिसे निकालने के लिए किसी तांत्रिक की जरूरत है। गांव के लोग इस अफवाह को सुनकर उत्साहित हो गए। अरे, अगर भगत राम के घर में खजाना है तो उसे निकालना चाहिए। और अगर खजाना सच में मिल गया तो गांव का भी भला होगा। भगत राम को यह सुनकर पहले हंसी आई, लेकिन जब उसने देखा कि लोग सच में इस अफवाह को मानने लगे हैं तो उसे चिंता हुई। अगले दिन गुरु कैलाशानंद भगत राम के घर के सामने आकर बैठ गया और मंत्रोच्चारण करने लगा। इस घर में एक शक्तिशाली खजाना छिपा है, लेकिन उसे निकालने के लिए इस घर को खुदवाना होगा। भगत राम, अगर यहाँ सच में खजाना है तो हमें खुदाई करनी चाहिए। हाँ, अगर तांत्रिक महाराज कह रहे हैं तो सच ही होगा। भगत राम को समझ में आ गया कि यह सब माधो प्रसाद की साजिश थी। साहूकार जी, लगता है इस बार आपने ज्यादा ही सोच लिया। अब देखता हूं तू कैसे बचता है। अब भगत राम को कुछ ऐसा करना था जिससे गांव वाले इस जाल में न फंसे और उसकी इज्जत बची रहे। देखो भगत राम, अगर सच में यहाँ खजाना है तो इसे निकालना गांव के भले के लिए जरूरी है। हाँ, और अगर तुमने खुदाई नहीं करवाई तो इसका मतलब तुम कुछ छुपा रहे हो। माधो प्रसाद दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। माधो प्रसाद मन ही मन, अब देखता हूं भगत राम कैसे बचता है। भगत राम जानता था कि अगर वह मना करता है तो लोग जबरदस्ती खुदाई कर देंगे, इसलिए उसने खुद ही एक चाल चली। ठीक है, लेकिन इस खजाने पर गांव का हक नहीं है। यह खजाना हमारे पूर्वजों की आत्माओं द्वारा सुरक्षित है। गांव वालों ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मतलब? मुझे एक पुरानी किताब से पता चला कि इस खजाने की रक्षा एक भूत करता है। जो भी इसे खोदने की कोशिश करेगा वह श्रापित हो जाएगा। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सब बकवास है, मैं अपने तंत्र मंत्र से इसे बाहर निकालूंगा। भगत राम मुस्कुराया और बोला, गुरुजी, अगर आप वाकई शक्तिशाली हैं तो पहले खुदाई शुरू करें। मैं देखना चाहता हूं कि भूत आपको रोकता है या नहीं। गांव वाले भी सहम गए। नहीं, अगर सच में कोई श्राप हुआ तो गांव का नुकसान हो सकता है। अब माधो प्रसाद की चाल उसी पर उलट चुकी थी। उसने सोचा कि अगर वह खुदाई के लिए जोर देगा तो लोग उसे ही दोषी मानेंगे। गुरु कैलाशानंद की पोल खुल चुकी थी। भगत राम की चाल ने उसकी तांत्रिक विद्या पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। माधो प्रसाद को अपनी हार माननी पड़ी। गांव वाले धीरे धीरे वहां से चले गए और माधो प्रसाद ने भगत राम को घूरते हुए कहा, बहुत होशियार बनता है, लेकिन यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। लालच छोड़ दो तो ये खेल खुद ही खत्म हो जाएगा। माधो प्रसाद झुंझलाकर वहां से चला गया। माधो प्रसाद की हर चाल नाकाम हो रही थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। भगत राम की होशियारी उसे बार बार मात दे रही थी और ये बात उसे अंदर ही अंदर जलाई जा रही थी। उस रात माधो प्रसाद अपने घर में बैठकर सोच रहा था। अब तक मैं चालाकी से भगत राम को हराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सीधे वार करूंगा। अगर मैं उसके घर को ही अपना बना लूं तो वह फिर से सड़क पर आ जाएगा। अगली सुबह वह सीधा गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी, भगत राम का घर और खेत पहले मेरे नाम थे। मैंने तो उसे एक दान की तरह वापस दिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे धोखा दिया गया। लेकिन तुम्ही ने अपनी मर्जी से वो घर और खेत भगत राम को सौंपे थे। हाँ, लेकिन एक धोखेबाज आदमी को कोई भी संपत्ति नहीं मिलनी चाहिए। गांव की भलाई के लिए यह जरूरी है कि भगत राम से वो घर और खेत वापस लिए जाएं। मुखिया सोच में पड़ गए। माधो प्रसाद गांव का सबसे अमीर आदमी था और मुखिया जानते थे कि उससे पंगा लेना आसान नहीं था। गांव में यह खबर फैलते ही भगत राम पर दबाव बढ़ने लगा। लोग उसके खिलाफ बातें करने लगे। भगत राम, अगर तुमने धोखे से कुछ पाया है तो उसे लौटाना चाहिए। कहीं माधो प्रसाद सच तो नहीं कह रहा? भगत राम समझ गया कि अब मामला गंभीर हो चुका है। उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सच सामने आ जाए। अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। वहां माधो प्रसाद, भगत राम
और सारे गांव वाले मौजूद थे। भगत राम, माधो प्रसाद कह रहा है कि तुमने उसे धोखा दिया। क्या तुम इसे मानते हो? मुखिया जी, मैं एक शर्त रखना चाहता हूँ। अगर माधो प्रसाद मेरा घर और खेत अपना बताता है तो उसे मेरे साथ एक सत्य परीक्षा देनी होगी। गांव वाले चौंक गए। सत्य परीक्षा? वो क्या होती है? बहुत आसान। मैं और माधो प्रसाद दोनों गंगा नदी के पास जाएंगे और वहां कसम खाएंगे कि जो भी झूठा होगा गंगा मैया उसे सजा देंगी। माधो प्रसाद के चेहरे का रंग उड़ गया। वह जानता था कि गांव के लोग गंगा मैया की कसम को बहुत गंभीरता से लेते हैं। अगर वह मना करता तो सब समझ जाते कि वह झूठ बोल रहा है। पंचायत के सामने माधो प्रसाद को झुकना पड़ा। मुझे लगता है ये मामला यहीं खत्म कर देना चाहिए। जो हो गया उसे भुला देना चाहिए। अरे, अब समझ आया कि असली धोखेबाज कौन था। माधो प्रसाद अपना सिर झुकाए वहां से चला गया। भगत राम की जीत हो चुकी थी, लेकिन इस बार उसने कुछ सीख भी ली थी। माधो प्रसाद की हर चाल नाकाम हो चुकी थी और अब वह भगत राम से पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। गांव वाले भी समझ चुके थे कि असली धोखेबाज कौन था। उस रात भगत राम अपने घर के आंगन में बैठा सोच रहा था। मैंने चालाकी से अपना घर और खेत वापस तो ले लिए, लेकिन क्या मैं वाकई सही रास्ते पर हूँ? पहले मैं लालच में पड़ा तो मेरा सब कुछ चला गया। फिर मैंने चालाकी से सब वापस लिया, लेकिन क्या यही जिंदगी का असली मकसद है? उसने महसूस किया कि जब उसने माधो प्रसाद को धोखा दिया तो उसे खुशी नहीं मिली, बल्कि जब उसने अपनी होशियारी से सच को साबित किया तब उसे सुकून महसूस हुआ। अगले दिन भगत राम ने चौपाल पर गांव वालों को इकट्ठा किया। भाइयों, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है भगत राम? मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। पहले मैं लालच में अंधा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि असली ताकत ईमानदारी और मेहनत में होती है। गांव वाले चौंक गए। गांव वाले आश्चर्य से उसकी बातें सुन रहे थे। अब से मैं किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, न ही किसी के साथ छल करूंगा, बल्कि मैं अपने खेतों में मेहनत करूंगा और गांव की भलाई के लिए काम करूंगा। यह सुनकर माधो प्रसाद को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह भगत राम के पास आया। भगत राम, सच कहूं तो मैं भी अपने लालच के कारण बर्बाद हुआ। अगर मैंने लालच नहीं किया होता तो आज मेरा सम्मान बना रहता। मैं भी बदलना चाहता हूँ। भगत राम और माधो प्रसाद दोनों ने मिलकर गांव के विकास के लिए काम करने की कसम खाई। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। भगत राम ने अपने खेतों में मेहनत करनी शुरू की और माधो प्रसाद ने गरीब किसानों को बिना लालच के मदद देनी शुरू कर दी।